नमस्कार। देश की बहस में मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया नहीं बल्कि मैं अनुराग दीक्षित आज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने सम्मानित एक्सपर्ट पैनल के साथ साथ आप सभी दर्शकों को देश के इस नंबर 1 डिबेट शो में एक बार फिर आमंत्रित कर रहा हूं। जिन बड़े मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा आज हमने चुना है, उसी पर देश की बहस हम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल में आज आपने किस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। कट्टरपंथ दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बना है। 70% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है। दरअसल में आतंक की आग भड़काने में माहिर पाकिस्तान का चेहरा आज उसी आग में झुलस रहा है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह आतंकियों के लिए महफूज ठिकाना है। तभी तो क्रिकेट मैच शुरू होता, उससे पहले दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। न्यूजीलैंड ने सुरक्षा का हवाला देकर दौरा रद्द कर दिया। उधर शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर पीएम मोदी ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए कट्टरता और आतंक पर जमकर क्लास लगा दी। खास बात यह कि जब पीएम मोदी हुंकार भर रहे थे तो इमरान खान सब सुन रहे थे। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की रणनीति साफ है, आतंक को पालने वाले देश को अलग अलग करना। और इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी ने अफगान संकट पर दुनिया को चेता दिया। तालिबान परस्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट्टरपंथ और आतंकवाद पर जमकर हमला बोला। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की बैठक में पूरी दुनिया को भी कट्टरपंथ की चुनौती से प्रधानमंत्री मोदी ने सधे हुए शब्दों में आगाह किया। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। SCO को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। लेकिन वो पाकिस्तान क्या जो बाज आ जाए। आज भी चीनी पिट्ठू पाकिस्तान ने तालिबान के लिए बैटिंग की। The takeover by Taliban and the full withdrawal of foreign forces has established a new reality in Afghanistan. That all this happened without bloodshed, without civil war, without mass exodus of refugees should be a matter of relief to all of us. इस बीच काबुल में एक बार फिर जोरदार धमाकों ने कट्टरपंथी तालिबानी राज में अफगानिस्तान की दुर्दशा के ताजा सबूत पेश कर दिए। दरअसल SCO की बैठक में अफगानिस्तान का जिक्र भी खुलकर हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों में कट्टरपंथ तेजी से बढ़ा है। तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और अल कायदा के आतंकी पहले बड़ी संख्या में जेल में थे, लेकिन तालिबान राज में अब सैकड़ों आतंकी जेल से रिहा किए जा चुके हैं और ये पूरा क्षेत्र कट्टरपंथी ताकतों का सुरक्षित ठिकाना बन चुका है। गौरतलब है कि चीन, रूस, पाकिस्तान समेत 8 सदस्य देशों वाले SCO में पीएम मोदी ने दुनिया का ध्यान पूरी तरह से कट्टरपंथ के खतरे की तरफ खींचा। SCO का एक प्रमुख इशू है कि रेडिकलाइजेशन को कैसे कम किया जाए, क्योंकि सेंट्रल एशिया के जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और वो चीन, रूस और भारत की तरह से शक्तिशाली नहीं है। तो उस पर जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है उसका प्रभाव तुरंत पड़ेगा, जिसका असर जो पड़ोसी देश है उस पर भी पड़ेगा। अब पाकिस्तान जैसे देशों को समझना होगा कि कट्टरपंथ का रास्ता नहीं छोड़ा तो अभी तालिबान राज में अफगान बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसका अंजाम और भुगतना पड़ सकता है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका युवाओं को भी कट्टरपंथ के आग में झोंक रहे हैं। देश की बहस में चर्चा है कि पाकिस्तान जैसे देश क्या कभी डबल गेम छोड़कर आतंकवाद की अपनी फैक्ट्री बंद कर सकेंगे। तो देश की बहस में आज का सवाल भी यही कि क्या आतंक को पालने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। इस शो के दौरान इस मुद्दे पर आप अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप, साथ ही साथ हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं। आप अपनी राय, अपना सवाल का वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल रिटायर अश्विनी सिवाच साहब, आपका लंबा अनुभव है। हमारे साथ आरिफ अब्बासी साहब जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, आप महासचिव हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के। साथ ही साथ हमारे जुड़ रहे हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, आप PMLN के नेता हैं और पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट
फकर यूसुफजई आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अश्विनी सिवाच सर आपसे, क्या पाकिस्तान एक बार फिर आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है? इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल एक प्रकार से आज साफ सुथरे शब्दों में जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच दी है उसमें साफ जाहिर हो गया कि पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम नॉट अ सोल्यूशन। जिस प्रकार से तालिबान आया है अफगानिस्तान में और उसकी जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो उसका पूरा का पूरा स्टैंप है आईएसआई का और पाकिस्तान आर्मी का। एक हकानी नेटवर्क को वहाँ पर लाया गया है। ये कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट है नहीं, इसको कोई मान्यता देगा नहीं और इससे क्या होगा, रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, इंस्टेबिलिटी आएगी और हो सकता है आने वाले टाइम में सिविल वार जैसी सिचुएशन आए, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादियों का गढ़ बन जाना है। अभी जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद, इस्लामिक स्टेट, खोरासन, अल कायदा जैसे आतंकवादियों का अभी वहाँ डेरा रहेगा। और ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान का एक एम था कि किसी तरीके से तालिबान आ जाए अफगानिस्तान में और भारत का कोई रोल ना हो, उसको लगता है कि उसने इसको अचीव कर लिया है। मगर मुझे लगता है आने वाले समय में उसको सबसे बड़ा शौक लगेगा जब यही तालिबान उसके साथ एक प्रकार से टकराव होगा, स्पेशली ड्यूरन लाइन पे। तारीख तालिबान पाकिस्तान जो है टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ाएगा, बलूचिस्तान में लिबरेशन की फ्रीडम स्ट्रगल चलेगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वहां पर पश्तून नहीं मानते ड्यूरन लाइन, वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और वहां 15 से 20 लाख के करीब। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान आज भले ही कुछ बयान दें लेकिन आने वाले वक्त में इमरान खान की नहीं बल्कि उनके पूरे मुल्क की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आरिफ अब्बासी साहब, मेरा सवाल आपसे यही, जिसकी ओर इशारा अश्विनी सिवाच साहब कर रहे हैं, पहले ये बताइए कि इमरान खान साहब की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो तालिबान के प्रवक्ता बने हुए हैं, टेरर के सबसे बड़े मंच के उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता बने हुए, स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तालिबान की जो वापसी हुई है अफगानिस्तान में वो बिना खून खराबे की हुई है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि वो लगातार तालिबान की 2021 के आतंक की तस्वीरें दिखाते रहें स्क्रीन पर और आप बताइएगा कि क्या ये खून खराबा नहीं है, क्या ये वायलेंस नहीं है, क्या ये डेमोक्रेटिक तरीका है जिसके जरिए अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हुआ है? ये कौन सी मजबूरी है आरिफ अब्बासी साहब इमरान खान की? बहुत शुक्रिया जी। मैं अगर आप मुझे बात करने देंगे और इंटरप्ट नहीं करेंगे तो मैं बड़े इत्मीनान से आपको दलाइल के साथ ये चीज़ वाज़ेह करता हूँ कि तालिबान नो हिस्ट्री, वहाँ एक जंग हुई, जंग में मुकामी जो अवाम थी वो जीती और उन्होंने अपनी हुकूमत फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तालिबान वाली और दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन वाली अब कहानी बन चुकी है, इसका हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। और उसके बाद जब तक इंडिया के लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि इस टाइम जो वहाँ हुक्मरान है वो ग्राउंड ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उनको तस्लीम ना करने से मामलात इंडिया के लिए ख़राब होंगे और बाकी दुनिया इस ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ रही है और उसके मुताबिक अपना लाए अमल तय कर रही है। और इमरान खान यही मत देने की कोशिश कर रहे हैं, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान का अब वो जो पहले वाला रोल था वो ख़त्म हो गया, अब वहाँ वो उनकी हुकूमत है, वो अफगानिस्तान में। लेकिन अफसोस की बात यह कि ईमानदारी से आप नहीं कह पाए, तफसील से तो कही आपने, नहीं, बिल्कुल ईमानदारी नहीं दिखा पाए। बात पूरी होने दें, अगर मेरी आप बात पूरी होने, दुनिया को इस टाइम जो खतरा है वो दाइश से है, वो टीटीपी से है और ये जो जनरल साहब ने जो बात की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है। और सारी दुनिया जानती है इस टाइम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, टीटीपी को और दाइश को कौन सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली भी और ट्रेनिंग भी। MQM एक होती थी पाकिस्तान में, उसकी ट्रेनिंग इंडिया में किसने की? तो इसलिए दुनिया वाज़ेह तौर पे ये जानती है कि इंडिया का रोल इस खित्ते में क्या रहा है। MQM उसकी मिसाल है, लिबरेशन आर्मी उसकी मिसाल है, बलूचिस्तान की टीटीपी के वहां सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप एक पॉलिटिशियन के तौर पर अच्छी कोशिश कर रहे हैं पूरी डिबेट को डिरेल करने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जो सवाल आपने उठाए हैं अश्विनी सिवाच साहब, मैं उन सवालों का जवाब मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले फकर यूसुफजई साहब, क्या अफगानिस्तान पर जब तालिबान काबिज हो रहा है तो वहां कोई वायलेंस नहीं हो रही है? क्या वहां पर कोई रिफ्यूजी की प्रॉब्लम नहीं है? क्या सब कुछ बहुत शांति के साथ हो रहा है, सब कुछ बहुत पीसफुल है अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने पर 2021 में? फकर यूसुफजई।
जी थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं बहुत सारे इलाकों को विजिट करके आया हूं और शायद आपके शो या आपके किसी और टीवी चैनल पे मैंने बताया भी था और अपने वीडियोज में मैं बताता हूं कि वहां पे एक खौफ की फिजा जरूर है। लेकिन इस वक्त लोग, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर बंद है, ईरान का बॉर्डर बंद है, तो वो लोग कहीं जा नहीं पा रहे। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या जो जा सकते हैं, जिस तरह कतर एयरवेज की 2 फ्लाइट्स आई अभी कुछ दिन पहले, और वो तकरीबन 400-500 लोगों को वहां से एयरलिफ्ट करके कतर दोहा लेके चली गई। तो लोगों के अंदर असल कहानी ये है। और मैं ये आपको एक और बात बता दूं कि तालिबान की जो लीडरशिप से मेरी मुलाकात हुई, यकीन करें मैंने उनको भी ये कहा कि असल मसला आपके सामने, बाकी चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे, जो फाइनेंस के मसाइल हैं और बहुत सारी चीजें दुनिया ने रिकॉग्नाइज आपको करना है, लेकिन असल मसला आपके लिए क्या है? आपके अपने लोगों के दिलों में मौजूद डर है। ये बात मैंने खलील हक्कानी साहब को, मीर तकी साहब को, जिनसे मेरी मुलाकात हो सकी और बात हो सकी, ये बात उनके सामने मैंने रखी कि लोगों के दिलों से ये डर और खौफ अगर खत्म होगा तो शायद फिर दुनिया आपको रिकॉग्नाइज भी कर लेगी और आपकी हुकूमत शायद चल भी जाएगी और सक्सेसफुल होगी। अगर ये डर आपकी आवाम के अंदर, ये खौफ और डर रहेगा, तो मेरे ख्याल में वो आपके जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है या बाकी मसाइल है, वो आपके लिए बाहर के चैलेंजेस है और मजीद बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने लोगों को, अपने कौम को अपने सीने के साथ लगाएंगे और उनका डर खौफ खत्म करेंगे कि भाई हम भी इसी जगह से ताल्लुक रखते हैं और हम आपके साथ कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो पहले हम 2001 तक या 1996 में करते रहे आवाम के साथ। वायलेंस के वाकयात, डर है, ये चीजें डर है हर अफगानी सिटीजन में। ये फकर यूसुफजई को लगता है एक जर्नलिस्ट के तौर पर, लेकिन खौफ और डर लोगों में मौजूद है। यूसुफजई, मैं आऊंगा आपके पास, बेहद अहम बात आपने कही। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगा। लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला साहब, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जिन्होंने अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग की है, वो कह रहे हैं कि एक अफगानी के बीच में डर है तालिबान को लेकर, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर। लेकिन इमरान खान, पाकिस्तान के हुक्मरान, पूरी दुनिया से बता रहे हैं कि कोई शरणार्थी की समस्या नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, सब कुछ बहुत पीसफुल तरीके से हो रहा है। प्रेम शुक्ला साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो प्रस्ताव आतंकवाद के संदर्भ में लाए हैं, क्या उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करता है? उन प्रस्तावों के अनुसार अगर तालिबान की जो वहां पर इस समय एडहॉक गवर्नमेंट है, उस एडहॉक गवर्नमेंट में जो उनके कई सारे पदाधिकारी हैं, वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने उनको आतंकवादी घोषित किया है। पाकिस्तान जिस अमेरिका का आतंकवाद के विरुद्ध रणनीतिक साझीदार होने के नाम पर अरबों डॉलर की रकम डकार चुका है, उस पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा जिनके ऊपर सिर पर इनाम घोषित किए गए हैं, ऐसे आतंकवादियों से वो क्यों शांति की अपेक्षा करता है? तीसरा प्रश्न है कि अगर अफगानिस्तान में इतनी शांति है तो वहां लोग जो है काबुल के एयरपोर्ट पर विमान के पहियों से लटक कर क्यों भाग रहे हैं? पाकिस्तान को अपनी डूरन लाइन की सीमाएं क्यों बंद करनी पड़ी है? ईरान को अपनी सीमाएं क्यों बंद करनी पड़ी है? यह इन सब बातों का संकेत है कि अफगानिस्तान में एक नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट है और ऐसी सरकार अफगानिस्तान में बैठाने का पाकिस्तान प्रयास कर रहा है जो आतंकवाद के सरगनाओं द्वारा संचालित किए जाने का उसका प्रयास है। और पाकिस्तान के चूंकि आतंकवाद को अपना रणनीतिक शस्त्र समझता है, इसलिए पाकिस्तान अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और ग्रे लिस्ट में रहने के बाद भी आज भी अगर वह आतंकी संगठन को पूरी तरह से सर्टिफाई करने का कि नहीं ये तो बड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं प्रयास करता है, तो क्या विश्व समुदाय पाकिस्तान की इस दुष्ट नीति को पहचानेगा नहीं? ये पाकिस्तान को बिल्कुल पहचानेगा सर, मुर्गी रवैये से मुक्त होना चाहिए, बिल्कुल पहचानेगा। लेकिन इरशाद अहमद खान साहब, ये इमरान खान की मजबूरी क्या है? आपके अपोजिशन के लीडर हैं, थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपकी मजबूरी क्या है? ये जो झूठ बोल रहे थे साहब, अभी ये बात कर रहे थे अमेरिका हमारा पार्टनर, भाई झूठ मत बोलो, दुनिया जानती है आप लोग उनके साथी थे और अभी आप और वो अकेले रह गए। ये याद रखिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया को मालूम है आप झूठ बोलते हैं मीडिया पे आकर। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम एज ए मुस्लिम, एज ए पड़ोसी, एक अच्छा नेबर होने की खातिर उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम उनकी हर किस्म की मदद भी करेंगे, परवेज मुशर्रफ झूठा था, वो था ही नहीं।
और जो यानी 2001 में परवेज मुशर्रफ ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश से जो धन लिया वो लिया ही नहीं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। मुझे तो आपकी मक्कारी की याद है। 15 मिनट, मुझे 2 मिनट सुन ले। मेरी 2 मिनट की बात होती है, आप 10 मिनट मेरे खराब कर देते हैं बीच में। नहीं, आपकी बात ये है, हद है, ये बात कौन नहीं चलेगी। मीडिया है कर सकता है कि अमेरिका के धूप बनकर आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए थे, यहाँ तक कि आप अपनी सीमाओं में भी अपने नागरिकों को आतंकवादी होने के संदेह में उन पर ड्रोन से हमले कर रहे थे। इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? चलेगा नहीं। अब तो आपको झूठ का मकसद खत्म हो गया। झूठ, लंपटता, मक्कारी, ये सारे पाकिस्तान के चरित्र में समाहित है। आतंकवाद, लंपटता, ये पाकिस्तान ने अपने चरित्र में आत्मसात कर रखे हैं। ये पूरे विश्व बिरादरी भली भांति जानती है। आप सबके सामने झूठ बोल रहे थे, कैमरे के सामने झूठ बोल रहे थे कि अमेरिका हमारा साथी है। आपके झूठ 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ, जॉर्ज डब्ल्यू उसके तल में चाट रहे थे कि नहीं चाट रहे थे, और आतंकवाद पर रकम ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे। इस सत्य को कौन इंकार कर सकता है? लंपट पाकिस्तानियों के अतिरिक्त खत्म हो गए, दुनिया में अकेले रह गए आप। लंपट पाकिस्तानियों के अतिरिक्त इस तरह की सफेद झूठ बोलने की क्षमता इस दुनिया में किसी और देश में नहीं है। और आतंकवादियों के इरशाद अहमद खान साहब, प्रेम शुक्ला साहब, माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा डिबेट में जीडी बख्शी साहब को लाते हैं। जीडी बख्शी साहब, पाकिस्तान के PMLN के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए भारत अलग पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान पर तालिबान के साथ, पाकिस्तान के साथ दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें हैं, सिर्फ भारत और अमेरिका अलग पड़ा हुआ है। क्या वाकई ऐसा है सर कि एक्सट्रीमिज्म, जो कट्टरवाद है, जो चरमपंथ है, उस पर भारत और अमेरिका अलग है, या भारत अलग है, या पूरी दुनिया पाकिस्तान को अलग थलग कर रही है? आज ही तमाचा पड़ा है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम से। जीडी बख्शी साहब, देखिए, मैं चंद एक बातें साफ कह दूं, पाकिस्तान और तालिबान को अब पूरी दुनिया का आक्रोश सहना होगा। ठीक है साहब। नंबर 1, IMF और वर्ल्ड बैंक ने कोई भी लोन देने से इनकार कर दिया है, बोला किसी भी सरकार ने इनको मान्यता नहीं दी। नंबर 2, यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपनी रेजोल्यूशन में सपोर्ट किया है पंजशीर के लड़ाकों को, और अहमद मसूद को इनविटेशन दिया है कि वो आकर यूरोपियन पार्लियामेंट से बात करें। नंबर 3, पंजशीर के लड़ाके जबरदस्त लड़ाई दे रहे हैं, लड़ाई बदख्शान और बाकी जगह फैल रही है। तमाम सिविल सोसाइटी अफगानिस्तान में पाकिस्तान से और तालिबान से बड़े आक्रोश में है। बैंकों में पैसा खलास है, जो वहां पे सूखा पड़ा हुआ है, और अभी सर्दी आने वाली है। जो खाना अभी तक लोग वहां पे करते थे, स्टोर करते थे, वो खाना खत्म होने वाला है, और अच्छी खासी भूखमरी अफगानिस्तान में होगी। और वहां पे कल रात को जरा बता दें इनके, ताकि इनकी जो स्माइल आ रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के मुंह पे वो हट जाए। 5 रॉकेट दगे गए हैं जनाब, ये ट्रेलर है। अभी IS खुरासान पड़ेगी, अभी शायद आपको जो दोहा ग्रुप है वो पड़ेगा, आपके ऊपर उज़्बेक और ताजिक भी आएंगे। आपने अच्छी जगह, वो बोलते हैं ओखली में सर दिया है। ठीक है साहब। आरिफ अब्बासी साहब, घुसना बड़ा आसान, ये ओखली में सिर देने का एहसास हो रहा है कहीं इमरान खान को? सो कॉल्ड ये फतेह मना रहे थे तो इनके चेहरों पे स्माइल खिले हुए थे, अब धीरे धीरे सीरियस होते जा रहे हैं, और अब आप रोएंगे। टीचर मुल्क है। आरिफ अब्बासी साहब, एक तो ख्वाब देखने पे, अपना देश ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, कब्जा करके वहां पे ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। सिर्फ इतनी बात करूंगा कि अभी मेरे भाई ने बात की, एक पार्टिसिपेंट है कि इनके कीमतें लगी हुई थी इनके सरों की, तो जब नरेंद्र मोदी वजीर आजम बना था तो उसकी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी थी गुजरात के कत्लेआम की वजह से। तो ये मुख्तलिफ औकात में अमेरिका अपने मफादात के तहत फैसले करता है। जहाँ तक बख्शी साहब कह रहे हैं, तो इनके ख्यालात पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इस टाइम ये है कि अफगानिस्तान में 98% जो एरिया है वो पुरअमन है। हाँ, एक ट्रांजिट पीरियड है, एक ऐसा वक्त है कि हुकूमत बदली हुई है,
मामलात को सुधरने में टाइम लगेगा, लेकिन यही इंशाल्लाह ताला जो मौजूदा हुक्मरान है, इन्होंने आगे हुकूमत करनी है, इन्होंने आगे पॉलिसीज बनानी है। मेरी बख्शी साहब से गुजारिश है, इनकी आवाज़ सुनी जाती है अपने मुल्क में, ये अपनी हुकूमत को ये मत दें, ये मशवरा दें कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला करें, अमन के रास्ते में अपना किरदार अदा करें, खित्ते की आरिफ अब्बासी कह रहे हैं सब कुछ सही दिशा में चल रहा है अफगानिस्तान में, कोई कट्टरवाद नहीं है, कोई चरमपंथ नहीं है। वो आज तालिबान से बात, वहाँ के हुक्मरानों से बात कर लें, और ये मामलात में जितना जल्दी आप अपनी सोच बदलेंगे, इतना इंडिया के लोगों को और इंडिया का फायदा है। हमने सुन लिया आपको, अब प्लीज भाषण मत दीजिए, जरा अब सुनिए जवाब। देखिए, मैं बहुत सीधा बता रहा हूं, तालिबान झूठ और फरेब उसने किया है दुनिया के साथ। यू आर इन डायरेक्ट कॉन्ट्रवेंशन, वायलेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। उसने आपको कहा था, ठीक है साहब, आपके साथ एग्री करना जरूरी नहीं है किसी कि आप पूरे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अवहेलना करेंगे। सुन लीजिए, हमने बड़े अदब से आपको सुना, अब आप भी उतने अदब से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। किधर है इंक्लूसिव गवर्नमेंट? आपके बरादर साहब कंप्लेंट कर रहे हैं अमेरिका को, ठीक है। क्वातार का मिनिस्टर आया, वो वहां से भाग गए थे, वहां पे कांदाहार, स्थानिकजाई साहब कांदाहार में है, मुल्ला अखुंडजादा किधर है, ठीक है साहब। अभी तो जो पंजशीर के ताजिक हैं, उन्होंने बगावत की है। अभी आप देखेंगे बगावत उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान के ज़रिए आप देखेंगे कि वो बगावत उज़्बेकों में, ताजिक्स में, हज़ाराज में, इस्माइलीज़ में, बलूचीज़ में वहाँ पे होगा। 42% आबादी अफ़गानिस्तान की पश्तून है, ठीक है साहब। 24% ताजिक है, 9% उज़्बेक, 9% हज़ारा और 2% बलूच है, इस्माइली और आपके नूरिस्तानी है, वो बाकी है। लगता है कि जो बातें आप बता रहे हैं आरिफ अब्बासी साहब, उन चीजों को समझना नहीं चाहते हैं। बम फटने वाला, उनकी बम फटने वाला है। शिवाज सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला साहब का रुख करूंगा। प्रेम शुक्ला साहब, अमेरिका के रेफरेंस में आरिफ अब्बासी ने अभी एक बयान दिया था। भारत की विदेश नीति अमेरिका के रेफरेंस में आरिफ अब्बासी के उस बयान को लेकर कोई जवाब जो आप देना चाहें? टाइम बेटा, देखिए, चूंकि अमेरिका के आतंकवाद में साथ ही 2 दशकों तक पाकिस्तान रहा और पाकिस्तान ने अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपने का जो प्रयास किया, उसके कारण आज जिस तरह से अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रिश्तों की पुनर्समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिस तरह से पाकिस्तान की इन हरकतों के विरुद्ध यूरोपीय संघ खड़ा हो रहा है, जिस तरह से इमरान खान स्वयं जो है जब पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे थे तो उनका एक जो है अलायंस नेम में से तालिबान खान भी उनको कहा जाता था, और आज वो जिस तरह से आईएसआई की कठपुतली बनकर आज तालिबान की मार्केटिंग करने का प्रयास वैश्विक मंच पे करना चाह रहे हैं। कृपा करके पाकिस्तान बता दे, क्या जो मुस्लिम प्रमुख देश हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अन्य सदस्य देश हैं, उसमें से क्या किसी ने तालिबान की सरकार को मान्यता दी है? तो नहीं दी है। अमेरिका क्या मान्यता दे रहा है? नहीं दे रहा है। यूरोप मान्यता दे रहा है? नहीं दे रहा है। आप रोज खबरें आती हैं कि रूस का रुख जो है परिवर्तित हो रहा है। आपकी दशा इस तरह से है कि आप खुद का तो जो है आपके घर में राशन है नहीं खाने के लिए, आप भैंसे बेचकर तो प्रधानमंत्री कार्यालय चला रहे हैं। गधों के निर्यात के अतिरिक्त आपके पास कोई कारोबार बचा नहीं है। आईएमएफ आपको तो लोन देने के लिए तैयार नहीं है, और जिनके अकाउंट सीज करके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बैठा है, अगर उसको आप सलाह जो है सहायता और सहयोग देना जा रहे हैं तो आंधा ठेलियां दोनों कूप पड़ंत, ये आतंकवाद के कूप में अफगानिस्तान के तालिबानी और पाकिस्तान, इन दोनों का सर्वनाश सुनिश्चित है। दोनों के लिए है। बिल्कुल, पाकिस्तान जिसमें सब कुछ खत्म है ऑलमोस्ट, वो अफगानिस्तान को बनाने के दावे कर रहा है। लेकिन जीडी बख्शी साहब, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया आज, कट्टरवाद और चरमपंथ, आपको लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान का ये नेक्सस एक बड़ा खतरा है इन दोनों फ्रंट्स पर पूरी दुनिया के लिए? बिल्कुल सही फरमाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने।
बहुत बड़ा खतरा है वैश्विक स्तर पे, क्योंकि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पूरी दुनिया को धमकी दे रहे थे कि पैसा दो वरना हम टेररिज्म शुरू करेंगे। ये ब्लैकमेल है क्या? ये तमाशा है क्या? ये सबसे बड़ा गुनहगार पाकिस्तान है। उसने तबाही मचा दी है अफगानिस्तान के मुल्क में। बच्चा बच्चा अफगानिस्तान पे इनको कोसेगा, गाली देगा। जो मुल्क ठीक से चल रहा था वहां बैंकें बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, वहां पे गदर, काबुल पे रॉकेट पड़ रहे हैं। ये कहां से बाकी दुनिया पे टेरर को रोकेंगे? अपने मुल्क में रोक नहीं पा रहे। इन्होंने लिख के साइन किया था कि हम अफगानिस्तान की सरजमी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे टेररिज्म के लिए। काबुल में क्या हुआ? एयरपोर्ट पे क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या हुआ आपकी एयरपोर्ट पे? 180 लोग मारे गए, 13 अमेरिकन मरे हिंदुस्तान में, ठीक है? और अब आपके वहां पे 5 रॉकेट कल रात को गिरे। तो आपका अपना तो जगह कंट्रोल में नहीं है। दुनिया भर में कहां से आतंकवाद रोकोगे? हम धमकी दे रहे हैं, हमको पैसे नहीं दिए। अरे पैसे ना पाकिस्तान के पास है, गधे बेचने वाला मुल्क, गधे बेचने वाला मुल्क, फटीचर मुल्क, फटीचर मुल्क है तुम्हारा, फटीचर है बिल्कुल, कंगाल, यतीम, और अब गले पाल लिया है अफगानिस्तान। अरे अब तुमको पता चलेगा आटे दाल का भाव, आटे दाल का भाव पता चलेगा, खाने को दाने नहीं, आटे दाल का भाव पता चलेगा। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, जीडी बख्शी, एक एक्सपर्ट के तौर पर आपको ये नसीहत देने में आऊंगा। इरशाद अहमद खान साहब, मैं आपका रुख करूंगा। आप जो भी तमाम आंकड़े बता रहे हैं सर, जो फैक्ट बता रहे हैं, मैं उनका रुख करूंगा। हमारे शो में हम ऑडियंस को भी शामिल करते हैं। देवेश शुक्ला लखनऊ से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान और तालिबान का नेक्सस चरमपंथ और कट्टरवाद के लिहाज से पूरी दुनिया के लिए बड़ी चुनौती है? सर जी, ये तो यही बात हो गई, चोर चोर मौसेरे भाई। ये दोनों आपस के ही भाई भाई हैं, एक आगे से आ रहा है और पीछे दूसरे से आ रहा है। पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है बैकडोर से, और फ्रंट पे भी वो सपोर्ट करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि जितने भी देश हैं तो बहुत जल्दी इस चीज की मान्यता तालिबान को दे दी जाए, ताकि ये फिर से एक आतंकवाद का जो थोड़ा डाउन हो चुकी थी सारी चीजें, फिर से बढ़ावा दे सके। और इसका असर बहुत जल्दी भारत में भी देखने को पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक अंदर की मंशा है वो यही मंशा है कि तालिबान को अपने पाकिस्तान से नगाते हुए भारत की सरहदें भी पार कराई जा सकती है। बिल्कुल बेहद अहम बात देवेश आप यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर इरशाद अहमद खान, मैंने आपको बीच में रोका था। प्रेम शुक्ला साहब जो बात आपसे कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि देखिए, जो दर्शक हैं वो तो कह रहे हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। प्रेम शुक्ला कह रहे थे कि एक बर्बाद मुल्क दूसरे बर्बाद मुल्क को आबाद करने की गारंटी दे रहा है। इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा चुटकुला क्या हो सकता है? इरशाद अहमद खान साहब, इससे बड़ा चुटकुला ये है कि भगौड़े भाग गए यहाँ से, काबुल से जो बैठे थे घुसपैठिए, अब उनकी निकल रही है चीखें। जाते जाते पंजाबा भी छोड़ गए, जूते भी छोड़ गए, शलवार भी छोड़ गए वहां। अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं पठान, वहां के तालिबान, वहां के अफगानी। अब वो शलवार की जरूरत पड़ रही है आप लोगों को, पजामे की जरूरत पड़ रही है आपको, बंदूकें, असला, हर चीज उन्होंने कब्जा कर लिया। बचे आपके दिरहम और पाउंड और डॉलर्स जो थे वो भी आपके अब निकल रहे हैं दफन हुए हुए। वहां जो आपके साथी थे वहां काबुल में, जो आपके बिठाए हुए लोग थे, जिनका साथ दे रहे थे आप लोग, 21-22 साल आपने बड़ा जुल्म और बर्बरियत फैलाई, और फिर आप इन्वेस्टमेंट करते रहे वहां जैसे आपका मुल्क है, आपके बाप का मुल्क है। भाई वो मुल्क मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमान पूरी दुनिया पे फाते होंगे इंशाअल्लाह। सर जो बात आप अफगानिस्तान के लिए कह रहे हैं, ये बात तो हिंदुस्तानी, एक आम हिंदुस्तानी बड़े फख्र के साथ पाकिस्तान के लिए भी कहता है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी अपने 1947 से पहले का इतिहास एक बार देखिएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा प्रेम शुक्ला साहब, ये बात तो बड़े गर्व से मैं भी कहता हूँ। 20-22 साल हम आपसे लड़े, हम लड़े, हम कहते हैं कि हम लड़े आपसे, हम लड़े, हम साथ हैं मुसलमानों के, हर जगह साथ हैं। जहाँ जुल्म होगा वहाँ पाकिस्तान तो चीन के उइगर मुसलमानों के साथ भी हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान, चीन के उइगर मुसलमानों के साथ भी हैं क्या? याद रखिएगा डॉक्टर इरशाद अहमद खान, क्या आप चीन के मुसलमानों के साथ भी हैं? हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान चीन के उइगर मुसलमानों पर जरा बोलिए, आपको मैं जरा विंडो में रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि चीन का कोई अफसर आपको सुन रहा होगा। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी में खुद को बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, कह पाना मुश्किल है। एक कुरान, एक नबी, एक अल्लाह,
आपके तो अल्लाह वहाँ तो कुरान की भाषा बदली जा रही है, वहाँ तो अलग भाषा में कुरान पढ़ाई जा रही है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये है कि कुछ ख्याल किया आप करें, तुर्की से आगे सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा झूठ बोला करें कि कोई यकीन भी कर ले। आपको तो अपनी बात पे आप यकीन नहीं आता होगा, खुजली करते होंगे इरशाद अहमद खान, यार ये झूठ बोल दिया। ये जो दिन में सपने दिखाने की आप कोशिश करते हैं, आप लोग ये संभव नहीं है सर। मेरे साथ एनके सूद साहब जुड़ चुके हैं, रॉ के अफसर हैं, लंबा अनुभव है। मेरे साथ अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। एनके सूद सर, आप सुन रहे हैं पाकिस्तान के नेता को, डॉक्टर इरशाद अहमद खान को, पीएमएलएन के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ है और अफगानिस्तान से भारत को तो कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो मुसलमानों का मसला है, ये मुसलमानों का मुल्क है। क्या वाकई पाकिस्तान दुनिया के मुसलमानों के साथ है? क्या वाकई पाकिस्तान जो मुसलमान है पाकिस्तान में उनको भी रिकॉग्नाइज कर पा रहा है? क्या वो अहमदियाओं के साथ भी है? क्या वो शिया और सुन्नी में भी फर्क कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? एनके सूद साहब, उइगर तो छोड़ दीजिए, ये देखिए पाकिस्तान के जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं, इनको हर एक जगह टांग फंसाने की आदत है। इन्होंने फ्रांस में टांग फंसाई तो इनकी टांग हिला दी, उन्होंने जर्मनी में फंसाई, वहाँ पे ये हाल हुआ। जहाँ पे ये टांग फंसाते हैं वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है और इनको आज पाकिस्तान को कोई मुसलमान देश पसंद नहीं करता। इनको आप चाहे टर्की की बात करिए, चाहे इवन सऊदी की बात करिए, सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। ईरान देखिए, ईरान के लोग किसी पाकिस्तानी को पसंद नहीं करते, पाकिस्तानी कहते हैं हम मुसलमान हैं, बाकी अरब के लोग इनको मुसलमान मानते ही नहीं, वो कहते हैं तो कन्वर्टेड मुसलमान है। क्योंकि आप देखिए पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कौन रूल करता है? मेनली वहाँ पे करते हैं जो पंजाबी मुसलमान है। मुसलमानों का देखा जाए तो पंजाब का कोई मतलब नहीं है। ये बेसिकली जब हमारे यहाँ पे इनकर्शंस हुई थी या हमारे यहाँ पे अटैक हुआ था इंडिया के अंदर, तब पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, तो जो इन्वेडर्स थे उन्होंने अटैक किया पाकिस्तानी, ये जो आज प्रेजेंट पाकिस्तानी है यानी कि जो वहाँ पे पंजाबी हैं, और इनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया, चाहे रेप से कन्वर्ट किया, चाहे जैसे भी किया। ये अपने आप को जितना मर्जी मुसलमान देख लें, कोई मुसलमान कंट्री पाकिस्तान को 2 पैसे देने को तैयार नहीं है। इवन कोई यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान को 2 पैसे देने की तैयार नहीं है। आज इनकी हालत भुखमरी जैसी हो गई है, लेकिन ये बात नहीं आती। ये अपने आप को कहते हैं बड़े मुसलमान है, कोई इनको वर्ड में मुसलमान नहीं मानता कि असली मुसलमान है भी कि नहीं। और आज देखिए आप किसी भी कंट्री, कौन कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है? पाकिस्तान के साथ कोई कंट्री नहीं खड़ी। ये घुस रहे हैं जाके अफगानिस्तान के अंदर, यहाँ से जहाँ तालिबान है इनको लात मारने की तैयारी में लगी हुई है। पाकिस्तान को कोई भी गल्फ कंट्री या पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करती। इमरान खान वेट कर रहे हैं, कोई इनको पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उनको कोई बुलाए, कोई कंट्री अपनी कंट्री में। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत पाकिस्तान के 168 रुपए जो करेंसी है पाकिस्तान की, उसके मुताबिक है। अफगानिस्तान नहीं, पर कैपिटा जो डेट है पाकिस्तान में वो वहां के लगभग 1,59,000 के आसपास है। जो पाकिस्तान का एनुअल बजट होता है उसका 42% पाकिस्तान पर जो कर्ज है उसको चुकाने में खर्च हो जाता है। 6 लाख करोड़ रुपए जो पाकिस्तान की करेंसी है उसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो फिस्कल डेफिसिट है बजट का वो रहता है। एक बड़ा हिस्सा आबादी का ऐसा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, लोगों के पास रोटी के लिए अनाज तक नहीं है, और एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, जो ज़मीन के बड़े हिस्से पर काबिज है। एक ऐसा फेल्ड नेशन एक दूसरे मुल्क को डेवलप करने का जब दावा करे तो क्या आपको लगता है वाकई ये जस्टिफाइड है? या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वर्ड को जोड़ा जा रहा है, मुसलमान शब्द से कनेक्ट किया जा रहा है? यूसुफ ज़ैद। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मैं कहता हूं कि हमें अपने मुल्क के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर उसके बाद हमारे पास इतने रिसोर्सेज हो कि हम किसी और को दे सके, मैं कहता हूं कि वो बेशक मुसलमान ना हो, कहीं पे भी अगर हम इंसानियत को हेल्प कर सकते हैं तो हम करें। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने मुल्क के इंटरनल मसाइल हैं उसके ऊपर फोकस कर लें कि डॉलर 171 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, हमारे $1 के मतलब $1 जो है 171 रुपीज के बराबर है। अब पेट्रोल 123 रुपए लीटर है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो 18% से हाई है, जो हमारा अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में हम इस चीज के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं, तरीन साहब, कि भाई अगर आपको जरूरत हो, तालिबान को ऑफर कर रहे हैं अफगानिस्तान में कि हम आपको अपनी जो है एक्सपर्टीज दे दें। भाई वो एक्सपर्टीज आप यहां पे क्यों नहीं लगाते कि लोगों की जिंदगी जरा बेहतर हो जाए? कि जो चीज मुझे
आज से 3 साल पहले 2018 में जब ये हुकूमत नहीं आई थी, मुझे अगर 100 रुपए में मिल रही थी तो अब मैं 1000 रुपए में वो चीज खरीद रहा हूं। तो वो एक्सपर्टीज आपकी यहां पर क्यों नहीं इस्तेमाल करते कि आप अफगानिस्तान को ऑफर कर रहे हैं? भाई उनको अपने हाल पे मैं कहता हूं अगर आप छोड़ दे, बजाय इसके कि आप खामखा की वहां पे इंटरफेरेंस करने की, मतलब मुंह अंदर डालने की खामखा की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग भी यकीन करें कि वो लोग, मैं आपको सही बता दूं कि वो इरिटेट हो रहे हैं इन चीजों से। वो कहते हैं यार हमें माफ कर दो, हमें करने दो, हमें चलाने दो अपना मुल्क। अपना मुल्क आपसे नहीं सही तरीके से चल रहा, दूसरे को आप वहां पे आके मतलब भाषण देने लग जाते हैं कि भाई हम तो बड़े सुपीरियर किस्म के लोग हैं और हम तो बड़ा कुछ कर सकते हैं। अगर आप सुपीरियर हैं तो आप मुल्क की इकोनॉमी को बूस्टअप करें, लोगों की जिंदगी को बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर दें। सीपैक आपसे 3 सालों से चल नहीं रहा, मतलब चाइनीज एम्बेसडर ने उस दिन कायमा कमेटी के सदर सलीम मांडीवाला को क्या बोला है, उस चीजों के ऊपर जो आपके लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर आपको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन आपको फिक्र है कि अफगान तालिबान को हमने ये करना है, अफगान तालिबान को आपने वो करना है। अफगान तालिबान को छोड़ दे भाई, वो अगर अमेरिका के साथ डायलॉग्स कर सकते थे और कतर में बैठ के अपना दफ्तर खुलवा सकते थे तो अभी आगे जाके यूरोपीय यूनियन के साथ भी वो बात कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन के साथ भी बात कर लेंगे, जो बाइडेन के साथ भी बात कर लेंगे, शी जिनपिंग के साथ भी बात कर लेंगे और बाकी लीडर्स के साथ भी बात कर लेंगे। उनको हमारी इसकी किसी चीज की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। आरिफ अब्बासी, सुना आपने फखर यूसुफजई को, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, फैक्ट के साथ अपनी बात को कह रहे हैं। हम ख्वाबा की कोशिश कर रहे हैं कि हम, लेकिन आप एक बर्बाद मुल्क दूसरे बर्बाद मुल्क को आबाद करने का दावा अब भी कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके एजेंडे में है एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन। आरिफ अब्बासी, मैं जवाब दूं आप? नहीं, ये जो हमारे साफी भाई हैं इनकी अपनी एक सोच है, कुछ इस किस्म के लोग हैं पाकिस्तान में। इरशाद अहमद खान आप भी मिले हुए हैं सर, दोनों में से कोई भी कहेगा एक ही बात कहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पीटीआई और पीएमएलएन में कोई अंतर नहीं है। जो पॉलिसी है, एक मिनट दीजिएगा आरिफ साहब, एक मिनट, आरिफ भाई एक मिनट बात करने दीजिएगा। दोनों मिले हुए हैं सर। फखर यूसुफजई भाई है हमारा, मैं इनसे सवाल करता हूँ, जब 10 रुपए की चीज लेते थे, जब भी पाकिस्तान में कमाते थे 1000 रुपए की ले रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान के खा रहे हैं आप। दूसरी बात यह है, अगर हमारे खित्ते में अमन होगा, हम क्यों तालिबान का साथ दे रहे हैं? हम इसलिए साथ दे रहे हैं कि इस खित्ते से घुस बैठिए दहशतगर्द बदमाश निकल जाएंगे। मेरी बात सुने, आपको अगर इकोनॉमी की थोड़ी सी एबीसी पता होगी ना तो मेरे ख्याल में ये वाली बात अगर नहीं करेंगे, ये वाली बात, ये फवाद चौधरी वाली कहानी यहाँ पे ना सुनाया करें, मेरे ख्याल किसी और को सुनाया करें जिनको पता नहीं है। मैं खुद बिजनेस ग्रेजुएट हूँ भाई, मैंने ये सारी चीजें की है, मैं सारी चीजें पढ़ता हूँ, उसके बाद आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कहानियां नहीं करता। इमरान खान की तरह जो है वो मतलब दिन में जागते हुए ख्वाब नहीं देखता, मैं वही फैक्ट्स बयान करता हूँ जो होनी चाहिए और जो हो रही होती हैं। असल मसला है, असल मसला पाकिस्तान का जो है उसके ऊपर आपको फोकस नहीं है। कभी आप कहते हैं कि हमने दिल्ली के ऊपर अपना झंडा गाड़ना है, कभी आप कहते हैं कि हमने जो है अमेरिका के ऊपर अपना झंडा लगाना है, कभी आपने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपना झंडा लगाना है। भाई झंडा वंडा आप मुल्क को मीडिया पे बड़ी बात होगी। हकीकत पसंद बन जाए बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपने मुल्क की बेइज्जती ना किया करें। फखर यूसुफजई, आप मेरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की 800 साल आपने जो यूरोपियंस के ऊपर हुकूमत की। ठीक है यूसुफजई, डॉक्टर इरशाद अहमद खान जो कह रहे हैं एक लाइन में, उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के हाल अगर बिगड़े भी हुए हैं तो भी आप उस पर सवाल मत खड़ा कीजिए, ये मुल्क के साथ गद्दारी है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मुल्क बर्बाद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जिक्र मत कीजिए। डॉक्टर इरशाद अहमद खान आपको ये नसीहत दे रहे हैं। यूसुफजई, यूसुफजई सुना आपने, डॉक्टर इरशाद अहमद कह रहे हैं कि हमारे मुल्क को बेइज्जत मत कीजिए, हम बर्बाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप डिस्कशन मत कीजिए। ये नसीहत दे रहे हैं आपको डॉक्टर इरशाद अहमद खान। आप जैसों को कटोरे देते हैं हम लोग। अरे सर अपने जरा देखिए, जितना आप साल भर का बजट जारी करते हैं 40%, 40% तो उससे आप कर्जा अपना चुकाते हैं हर साल। सर आपको कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का आंकड़ा है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, डॉक्टर इरशाद अहमद खान, अगली बार थोड़ा पढ़कर आइएगा सर पाकिस्तान के इंडिकेटर्स को, फिर चर्चा करेंगे आपसे। माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, आपने आरिफ अब्बासी साहब को रोक दिया, लेकिन आपने पीटीआई के प्रवक्ता के तौर पर भी अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से कहा है। आरिफ अब्बासी साहब की पॉलिटिकल मुश्किलें आप पैदा कर रहे हैं यहाँ पर, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन भी आप बन गए। हमारे साथ एक दर्शक यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जयपुर से सोनू छाबड़ा हैं। जी सोनू जी, कहिए अपना सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद न्यू नेशनल चैनल से मुझे जोड़ने के लिए। ये जो तालिबान लेकर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये दुनिया के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आज हमारे देश में से कोई भी, जितने भी देश हैं दुनिया में, कोई भी आगे नहीं आ रहा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए।
और महिलाओं की आजादी बहुत जरूरी है, ये हम सभी जानते हैं जी। महिलाएं हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। आज तालिबान की महिलाओं को उनको पर्दे में रखा जा रहा है, वो अपने हिसाब से कहीं जा नहीं सकती, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा। ये सब चीजें बहुत गलत हो रही हैं। ये हमारी पूरी दुनिया के लिए बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है। और अनिला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन। अनिला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ साफ कहा कि कट्टरवाद और चरमपंथ पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इशारा पाकिस्तान और तालिबान के नेक्सस पर, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान हैं कि सुधरने को और समझने को तैयार नहीं। देखिए, आज का जो भाषण बेहद खूबसूरत ढंग से उन्होंने अपनी बात कह दी। मैं ये कहूँगी कि गागर में सागर, जो उनका भाषण था, गागर में सागर, यानी पूरी बात उन्होंने इतने छोटे समय में इस प्रकार से रख दी, शायद समा गई हर चीज में कहूँगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार से तालिबानियों का राज आ गया अफगानिस्तान में, तो इट इज अ ट्रायम्फ फॉर पाकिस्तान। अब वो ड्राइविंग सीट में है, और ड्राइविंग सीट में है। मैं बताऊं आपको, चाहे वो रशिया, चाइना या ईरान, जिन्होंने भी अपनी अपनी मदद करी है तालिबान को फिर से इस तरीके से सत्ता में आने में, वो भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। पर पाकिस्तान को लग रहा है कि नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई है। उसको लेके हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई एससीओ के जो मेंबर्स हैं, उनको ये चीज तय करनी पड़ेगी, ये नॉर्म्स तय करने पड़ेंगे कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी है नहीं है, स्टेबिलिटी है कि नहीं है, सारी चीजों को देखते हुए केवल, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अफगानिस्तान में जिस प्रकार के आज हालात चल रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि क्या भारत पे बहुत असर नहीं पड़ेगा, एक से एक यहाँ दानिशमंद लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, बिल्कुल पड़ेगा साहब। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, भारत का जो सबसे बड़ा, जो मैं कहूँगी आबादी वाला जो प्रदेश है, वो उत्तर प्रदेश है। और अभी हाल फिलहाल में भी हमने देखा है कि किस प्रकार से जो टेररिस्ट जो है पकड़े गए हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली से भी पकड़े गए, उत्तर प्रदेश से भी पकड़े, आए दिन पकड़े जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, खासतौर से मैं कहूंगी कि भारत में जो इस प्रकार की एक्टिविटीज में लोग लगे हुए हैं, उनके लिए बड़ा एक खुशी का मौका है कि अफगानिस्तान में अब तालिबान जैसी ताकत आ गई है। पर पाकिस्तान को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि आप जब सांप को पालते हो तो ऐसा होता है कि वही आपको डस लेता है। आज ये बहुत खुश होंगे, पर ऐसा ना हो। जिस हालात से पाकिस्तान ऑलरेडी गुजर रहा है, इनकी स्टेट पॉलिसी जो है वो टेररिज्म की हो गई है। और कहीं ना कहीं अगर मैं तालिबानीज का बात करूं तो उनकी जो फंडिंग है, क्या है, इलिसिट माइनिंग, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग या फॉरेन फंडिंग आ जाती है। आरिफ अब्बासी साहब, सुना आपने अनिला सिंह को, वो आपको नसीहत दे रही है कि कृपया करके सांप को पालना बंद कर दीजिए, आप ही को काटेगा, 2021 में नहीं तो 2031 में। मैं आपको बात कर रहा था, बीच में रोक दिया गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, पाकिस्तान एक जिम्मेदार पड़ोसी की हैसियत से जो किरदार दुनिया के और दुनिया के अमन के लिए ज़रूरी है वो अदा कर रहा है। और इस खित्ते के अमन के लिए 40 साल लड़ाई में सबका नुकसान हुआ, और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ, इकनॉमिकली भी, जानी तौर पर भी। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान में जो 40 साल के बाद अमन की तरफ गामज़न है, तमाम खित्ते के लोग, अगर इंडिया का कोई ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ पड़ोसी की हैसियत से नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि इंडिया इस खित्ते का एक अहम मुल्क है, उसको भी आगे बढ़ के इस अमन के प्रोसेस में हिस्सा बनना चाहिए। और इंडिया की अपनी हम तो बने हुए हैं। आरिफ अब्बासी साहब, अफगानिस्तान में संसद से लेकर सड़क पर चलने वाले ऑटो तक को भारत ने ही चलवाया है सर। एक मुल्क को डेवलप कैसे किया जाता है वो भारत ने दिखाया है करके। अफगानिस्तान में ड्रग्स की, अफगानिस्तान में हथियारों की कमाई से पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा कोई एजेंडा कभी हमारा नहीं रहा। अगर आपने सवाल किया तो जवाब देने दें। वहां आप लोगों ने $3 अरब इन्वेस्ट किया, वहां कोई अफगानों की हमदर्दी में नहीं किया, वो पाकिस्तान की दुश्मनी में किया। वहां आप 29 कौंसल खाने ऑपरेट कर रहे थे, जो बलूचिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे, TTP को सपोर्ट कर रहे थे, दाइश को सपोर्ट कर रहे थे। वो 3
अरब डॉलर पाकिस्तान की दुश्मनी में वहां गया, अफगानों की हमदर्दी में नहीं गया। अगर आपको ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से हमदर्दी होती तो पिछले 2 साल से कश्मीर के स्कूल ना बंद होते। 3 अरब डॉलर इतनी बड़ी रकम है कि अगर पाकिस्तान से दुश्मनी निभानी होती तो इतनी बड़ी रकम से पूरे के पूरे मुल्क को नक्शे से हटाया जा सकता है। अश्विनी सिवाच साहब, 3 अरब डॉलर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, आप समझिए तो जरा उसको कैलकुलेट करके कितनी जीरो आती हैं। अश्विनी सिवाच साहब, अश्विनी सिवाच साहब, आरिफ अब्बासी जो कह रहे हैं, क्या उनकी बातों में कोई दम है? इस दलील में कोई दम है क्या अश्विनी सिवाच साहब? नहीं, बिल्कुल दम नहीं। देखो, इसमें सोचना पड़ेगा। जो बता रहे हैं कि हमने जो $3 बिलियन का पैसा खर्च किया, हमने ह्यूमैनिटी के लिए किया, हमने सच्चे मन से लोगों की डेवलपमेंट के लिए किया। हमें अपना वो नहीं चाहिए था कि वहां से हमने कुछ कमाना है, या वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एड है। वहां पर हमने पार्लियामेंट बनाया, वहां पर हमने सड़कें बनाई, वहां पर हमने हॉस्पिटल बनाए, वहां पर हमने स्कूल बनाए, वहां पर हमने एक प्रकार से स्टेडियम तक बनाया जो कि खेल सकते हैं। और ऐसे में हमने चाबार के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है पोर्ट की, वो इसीलिए की है कि किसी तरीके से भारत जो है सेंट्रल एशियन स्टेट में जा सके और अफगानिस्तान का ट्रेड बढ़ सके, और ट्रेड का एक नया रूप दिया अफगानिस्तान को। तो सच्चाई ये है कि भारत जो है सच्चे मन से कर रहा था। पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। पाकिस्तान ने जो किया है वो एक शर्मनाक काम किया अफगानिस्तान में। जिस प्रकार से उन्होंने हक्कानी नेटवर्क को जाया है और तालिबान को लेके आए हैं, ये एक प्रकार से पूरे इस इलाके के अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी। और मैं कहता हूं कि सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा कर रहा है पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में यही तालिबान आपको डसेगा, और जब आपको बात करेगा ये आपके लिए ड्यूरेंट लाइन नहीं मांगता, तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं बढ़ाएगा। उसके बाद आपको समझना चाहिए, एक पाकिस्तान जो देश है, $122 बिलियन का कर्जा है, $4 बिलियन चाहिए आपको कर्जे का ही इंटरेस्ट देने के लिए। हमारे कर्जे की आपके फाइनेंशियल रिजर्व जो है वो 6.4 जीडीपी माइनस में जा रही है, हमारी 4.5 श्रीलंका से भी कम थे। तो ऐसे में आप जो कार्रवाई कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उसको आप डुबो दोगे, और आज अफगानिस्तान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई देश उसको मान्यता नहीं देगा। अगर उसको मान्यता नहीं देगा तो उसको लोन नहीं मिलेगा। आरिफ अब्बासी, 40 करोड़ का मतलब समझते हैं आप? 2 पाकिस्तान। $8 बिलियन सर, आंकड़े तो कम से कम सही बोला करें। आरिफ अब्बासी, 40 करोड़ का मतलब 2 पाकिस्तान। डॉक्टर इरशाद अहमद, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर इरशाद अहमद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुंबई का रुख करते एक ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है। विपुल सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपुल सक्सेना, जो दलील पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है, ये कहते हुए कि देखिए हम तो अफगानिस्तान में पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हमारा चरमपंथ से कोई मतलब नहीं है, कट्टरता से कोई मतलब नहीं है, क्या वाकई यकीन है आपको? देखिए, पाकिस्तान जो है एक बहुत शातिर देश है, और शुरू से उसकी मंशा ये रही है, अमेरिका से पैसा लिया अफगानिस्तान में शांति के लिए, और अल्टीमेटली उसने ओसामा बिन लादेन को वहाँ पे पनाह दी, जिसने कितना बड़ा आतंक बचाया 9/11 का। अभी वो क्या हो रहा है, इंडिया पे जो अटैक करता है वो करता है पीओके की ज़मीन को यूज़ करके। अभी उसको एक बड़ा पिक्चर दिख रहा है कि अफगानिस्तान से जो है वो आतंक का जो उसका बिजनेस है वो पूरी दुनिया में फैलाएगा। चीन उसको सपोर्ट कर रहा है इसलिए कि सोचिए कि भाई अफगानिस्तान में जो रिसोर्सेज है वो उसका यूज़ कर पाएगा, पर चीन को ये पता नहीं है कि अल्टीमेटली जो उसके वल्गर आतंकी हैं, अंत में जाके पाकिस्तान उनको अफगानिस्तान से सपोर्ट करेगा और चीन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि विपुल जी, चीन को कहा जाता है कि चीन इन सब के ऊपर है, चीन इन सब का गुरु है, वो जानता है कि उसको कैसे अपना एजेंडा साधना है, कैसे अफगानिस्तान को बर्बाद करना है, कैसे पाकिस्तान से अपना फायदा निकालना है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर इरशाद अहमद खान और आरिफ अब्बासी इस बात को समझ रहे होंगे। पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है उनकी कि वो इस बात को हमारे शो में खुलकर ना कह सकें। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।